4 संख्याएं दी गई हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से समान है और एक असंगत है। असंगत संख्या का चयन करें, यानी डिफरेंट है, एक ये चारों में एक डिफरेंट है, 3 किसी एक प्रकार से समान है। वो डिफरेंट, वो असंगत संख्या कौन सी है? ऑप्शन में है 7, 5, 10 और 2। तो यहाँ हम देख सकते हैं 10 जो है मेरा भाज्य संख्या है, 10 एक भाज्य संख्या है, बाकी सब क्या है? अभाज्य है। 7 मेरा अभाज्य संख्या है और 5 मेरा अभाज्य संख्या है, 2 मेरा अभाज्य है, लेकिन 10 भाज्य है। तो आंसर मेरा 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10 आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल भारत में स्थित नहीं है? 4 मरुस्थल के नाम दिए हैं, इनमें से कौन सा मरुस्थल भारत में स्थित नहीं है? तो सिंधु घाटी का मरुस्थल, सिंधु घाटी का मरुस्थल जो है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है, यानी ये पूर्ण रूप से क्या है? पाकिस्तान में है। तो एक मेरा आंसर हो गया। आगे देखते हैं, स्पीति घाटी स्थित मरुस्थल, ये भारत में ही है, हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है, हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। थार मरुस्थल ये भी भारत में है, ये भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। और कच्छकारण ये जो है भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। यानी ये तीनों कौन सा है? भारत में है, ये तीनों भारत में है। आंसर मेरा ये हो जाएगा, सिंधु घाटी का मरुस्थल, ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैग्नीशियम के लिए प्रयुक्त प्रत्यय क्या है? तो हम सभी जानते हैं मैग्नीशियम के क्या होता है प्रयुक्त प्रत्यय? Mg होता है। Mg मैग्नीशियम का था। Mu जो होता है, Mu मेरा एनम का मोलिब्डेनम का प्रतीक होता है। Mn मेरा मैग्नीज का प्रतीक होता है, मैग्नीज का प्रतीक होता है। और Ma मेरा मैसूरियम का प्रतीक होता है। मैग्नीशियम का कौन सा हो जाएगा? Mg। आंसर मेरा Mg हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, किसी निश्चित कूट भाषा में FIK को URPZ के रूप में लिखा जाता है, तो उसी भाषा में EHJZ को कैसे लिखा जाएगा? देखिए देखते हैं। इसको हम पहले कोडिंग करेंगे। F जो आता है ABCD के क्रम में, ये 6 पे आता है, I 9 पे आता है, K 11 पे आता है और A 1 पे आता है। ये मेरा 1 पे आता है, 11 पे A हमारा 1 पे आता है। उसी प्रकार U जो आता है मेरा 21 पे आता है, R 18 पे आता है, P 16 पे आता है और Z 26 पे आता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं ये प्रत्येक वर्ड के अपोजिट लिखा हुआ है, यानी दोनों को क्रम जोड़ा जाता है तो दोनों का अपोजिट वर्ड क्या होता है? 27 होता है, योग 27 होता है। तो देखिए 6 + 21 27 हो गया, और 9 + 18 27, 11 + 16 27 और 26 से 27। तो हम इसका भी अपोजिट लिख देंगे, यानी इसका पहले हम कोडिंग करेंगे। ये कितना पाता है? 5 पे, H 8 पे, J 10 पे और Z 26 पे। अब इसका अपोजिट वर्ड लिखेंगे तो दोनों का योग 27 होगा, तो 5 और 22 27, इसका अपोजिट 22 हो जाएगा, इसका अपोजिट 19 हो जाएगा, इसका अपोजिट 17 हो जाएगा, दोनों को जोड़ 27 हो जाएगा, चूँकि इसका अपोजिट 1 हो जाएगा, यानी दोनों का योग क्या हो रहा है? 27 हो रहा है। और 22 पे क्या आता है? V आता है। फिर 8 पर मेरा, अब देखिए 8 और 19, तो 19 पे मेरा S आता है, 17 पे मेरा Q आता है और 1 पे A आता है। तो मेरा आंसर क्या हो जाए? VSQA।
यानी आंसर नंबर मेरा 1 हो जाएगा। समझ गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरा 5 बोल रहा है, विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो ये मेरा विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम 17 जून को मनाया जाता है। किस दिन? 17 जून को मनाया जाता है। 22 अप्रैल को मेरा पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, आप सभी जानते हैं। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो विश्व मरुस्थली और सूखा रोकथाम दिवस किस दिन मनाया जाता है? 5 जून को। एक तैराक जिसकी स्थिर जल में चाल 9 किलोमीटर पर घंटा है, 45 मिनट में धारा की दिशा में 9 किलोमीटर जाता है, तो धारा की चाल ज्ञात करें। तो चरा कितने जाता है? धारा की दिशा में 9 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 9 किलोमीटर डिस्टेंस की दूरी तय करता है। और तैराक की जो चाल है 9 किलोमीटर पर आवर है, और धारा की कुछ ना कुछ चाल होगा, उसको हम x मान लेते हैं, x किलोमीटर पर आवर। अब देखिए, चूंकि हम जानते हैं दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुने चाल इंटू समय। दूरी बराबर चाल बटा चाल गुने समय। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, तो समय बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटे चाल हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन पे। चूंकि 9 किलोमीटर की दूरी तय करता है धारा की दिशा में, वो भी 45 मिनट में, यानी कि 9 किलोमीटर की दूरी तय करता है किस चाल से? अपना 9 किलोमीटर पर आवर और धारा की चाल x किलोमीटर पर आवर से। कितने देर में? तब 45 मिनट में। इसको घंटे में चेंज करेंगे तो 60 से भागा दे देंगे। ठीक, ये मेरा इक्वेशन हो गया। अब इसको काटेंगे, 15 तिया 45, 15 चौका 60। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करें, 9 चौका 36 इज इक्वल टू 9 तिया 27 प्लस 3x। ये जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 3x इज इक्वल टू 9। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3, यानी 3 किलोमीटर पर आवर क्या हो गया? मेरा धारा की चाल हो गया। आंसर हो जाएगा सी। कौन सा आंसर हो जाएगा? सी नंबर आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? दिसंबर 1929 में लाहौर में आयोजित कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन इनमें से किस वजह से महत्वपूर्ण था? तो इनमें से आंसर हो जाएगा पूर्ण स्वराज के प्रति प्रतिबद्धता के कारण, यानी मेरा आंसर बी हो जाएगा। यानी 31 दिसंबर 1929 को मेरा पूर्ण स्वराज के प्रतिबद्धता के कारण लाहौर अधिवेशन क्या था? बहुत महत्वपूर्ण था। आंसर नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने 8 हैं जिसके बाद संख्या 4 नहीं आती परंतु जिसके पहले संख्या 5 आती है। मतलब ऐसे कितने 8 हैं जिसके पहले 5 तो आती है पर 4 नहीं आती है। तो पहले हम 8 फाइंड करेंगे, कितने 8 हैं। तो 8 मेरा 1 2 3 4 5 6 8 हैं। लेकिन उसमें शर्त रख दिया है, जिनके पहले 5 हो प्लस बाद में 4 नहीं हो। तो देखिए 8 के पहले तो 5 है पर बाद में 4 नहीं है। ये भी देखिए इस 8 के पहले भी 5 है पर बाद में 4 नहीं है, 1 है। फिर इसके पहले देखिए, पहले तो 5 है
पर बाद में 4 नहीं 3 है। अब इस 8 को देखिए, पहले तो 5 है पर बाद में 6 है, 4 नहीं है। अब इसको देखिए, इस 8 के पहले 5 तो है पर बाद में 4 आ गया है, तो ये मेरा गलत हो जाएगा। अब इसको देखिए, इस 8 के पहले 5 तो है पर बाद में 4 नहीं है, तो मेरा क्या हो गया, 1 2 3 4 और 5, इतने कितने हो गए, 5 8 हो गए मेरे। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा, आंसर सी नंबर आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अक्टूबर 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल नहीं है, यानी इसमें से कौन सा विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल नहीं है। सूर्य मंदिर ये भी है, एलिफेंटा की गुफाएं ये भी है, आगरा की कला ये भी है, और हवा महल, हवा महल क्या है, नहीं है, विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल नहीं है। सूर्य मंदिर ये उड़ीसा में स्थित है और ये 1984 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल हुई थे। एलिफेंटा की गुफाएं यह भारत के महाराष्ट्र राज्य में है, ये 1987 में विश्व धरोहर में शामिल हुआ था। आगरा का किला ये उत्तर प्रदेश में है, भारत के यूपी राज्य में है, जो 1983 में विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल हुआ था। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, डी हवा महल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दी गई आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है, यानी ओ क्या है, मेरा वृत्त का केंद्र है। यदि PAB 35 डिग्री हो, यानी कोण PAB ये मेरा क्या है 35 डिग्री हो, तो कोण ARS क्या होगा, ज्ञात कीजिए। तो एंगल ARS हमको निकालना है। देखिए इसके लिए कार्य करेंगे। देखिए ओ वृत्त का केंद्र है, AB वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है, तो AB क्या होगा, मेरा व्यास हो गया, ये मेरा व्यास हो गया, डायमीटर हो गया। तो डायमीटर हो गया तो कोण APB क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, ये मेरा 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि अर्धवृत्त पे बना कोण समकोण होता है, 90 डिग्री का होता है। अब ये कोण मेरा 90 और ये कोण 35, तो कोण PBA कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 180 माइनस 90 प्लस 35, यानी ये हो जाएगा 55 डिग्री। 180 माइनस 90 डिग्री प्लस 35 डिग्री, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो 180 माइनस इसको ऐड करेंगे तो 125, तो 55 डिग्री हो जाएगा। तो मेरा कोण PBA निकल गया 55 डिग्री। अब देख लिए कोण PAB 55 डिग्री, तो कोण ARP यानी ये कोण मेरा कोण ARP बराबर कोण PABP, तो ये 55, तो ये भी मेरा 55 डिग्री हो गया। क्योंकि समान जीवा से वृत्त के किसी भी कोने पर बना, किसी भी स्थान पर बना कोण क्या होता है, समान होता है। अब आ जाइए, ये कोण 55 हो गया, तो मेरा ये टोटल कोण कितना हो गया 180 डिग्री का। तो मेरा कोण ARS हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री, यानी आंसर हो जाएगा मेरा 125 डिग्री। तो कोण मेरा ARS क्या हो जाएगा 125 डिग्री, आंसर मेरा 125 डिग्री आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन। एक हॉल की लंबाई इसकी चौड़ाई से 70 मीटर अधिक है। यदि इसका परिमाप 62 मीटर है तो हॉल की लंबाई ज्ञात कीजिए। चौड़ाई मेरा दिया हुआ है और लंबाई ज्ञात करना है। देखिए इसके लिए हम ले लेते हैं
ये मान ले मेरा हॉल है, ये हॉल है, तब कह रहा है ये इसकी लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। अब कह रहा है हॉल की लंबाई इसकी चौड़ाई से 7 सेंटीमीटर दे दी है, तो हॉल की लंबाई चौड़ाई से, तो चौड़ाई हम मान लेते हैं इसकी x मीटर है, तो लंबाई क्या हो जाएगा x प्लस 7 मीटर हो जाएगा ना। अब कह रहा है इसका परिमाप 62 मीटर है, तो परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप होता है, परिमाप जो होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। यानी परिमाप कितना दिया हुआ है 62 मीटर, यानी ये 62 मीटर है। हॉल की लंबाई और चौड़ाई 2, लंबाई कितनी है इसकी x प्लस 7 और चौड़ाई कितना है x मीटर। ठीक है, अब यहाँ से x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो 62 इज इक्वल टू ये हो जाएगा कितना 2 इंटू 2x प्लस 7, यानी 62 इज इक्वल टू 2 दूना 4x प्लस 14। ठीक है, अब देखिए आगे सॉल्व करेंगे तो 62 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4x प्लस 14 है, 4x प्लस 14 है, 14 इसमें से घट जाएगा, तो 4x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा 4x इज इक्वल टू 62 में से 14 को घटाएंगे तो 48 आ जाएगा, तो x का वैल्यू मेरा कितना आ जाएगा 12, x का वैल्यू कितना आ गया मेरा 12। अब देखिए मीटर में चूँकि लंबाई x है तो लंबाई इसका 12 मीटर हो गया, ठीक, और चौड़ाई x प्लस 7 है, यानी x का वैल्यू 12 प्लस 7 इक्वल टू 19, तो लंबाई मेरा कितना हो गया 19 मीटर। आंसर मेरा 19 मीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। शाहजहां की बेटी जहां आरा ने शाहजहानाबाद दिल्ली में स्थापित नई राजधानी की कई वास्तुशिल्प परियोजना में भाग लिया था। यहाँ आंसर भी दे दिया है इसका, क्या हो जाएगा जहां आरा ने भाग लिया था। ये कौन थी, शाहजहां की पुत्री थी। पुत्री तो रोशन आरा भी थी, लेकिन ये उत्तराधिकारी की लड़ाई में औरंगजेब की साथ दिया था, औरंगजेब का साथ दी थी। गुलबदन बेगम यह बाबर की पुत्री थी, बाबर की पुत्री थी और हुमायूं की बहन। इसने गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा का रचना किया था, हुमायूंनामा की रचना की थी, जो हुमायूं की जीवन कथा है। क्वेश्चन नंबर अगला 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम। दिए गए व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। अब इसको सॉल्व करना है, साधारण रूप से इसको क्या करना है, हमको सॉल्व करना है। 6 प्लस 4 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 9। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, भाग की क्रिया करेंगे। हमें सबसे पहले भाग का क्रिया करते हैं। 6 प्लस 4 इंटू 10 और 10 में 2 से भागा देंगे तो 5 बच जाएगा, माइनस 9। अब गुणा का क्रिया करेंगे, गुणा का क्रिया करेंगे तो 6 प्लस गुणा का क्रिया करें 4 बचे 20 माइनस 9। अब फिर जोड़ का क्रिया करेंगे, यानी 26 माइनस 9। उसके बाद घटाओ यानी माइनस का क्रिया करेंगे, तो आंसर हो जाएगा 17। फाइनली आंसर क्या हो जाएगा हमारा 17। बोलते हैं ना देहाती भाषा में, का को पहले काटिए ता पीछे 2 भाग, गुणा करो धन जोड़ दो और रीढ़ को लो घटाओ। यानी पहले काटने का भाज हो तो काट देंगे, उसके पहले भागा का क्रिया करेंगे, उसके बाद गुणा का, उसके बाद जोड़ का, सबसे लास्ट में घटाओ यानी माइनस का क्रिया करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। अगला क्वेश्चन नंबर 15। 35 स्कूली छात्रों के एक समूह की आयु का माध्य मतलब एवरेज 16 वर्ष है।
एक 52 वर्षीय शिक्षक समूह में शामिल हुए छात्रों और शिक्षकों की आयु का माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए 35 छात्रों की का समूह का आयु 16 वर्ष है, तो छात्रों को कुल समूह का आयु कितना हो जाएगा? 35 छात्रों का 16 वर्ष है, यानी कुल समूह का आयु हो जाएगा 35 इंटू 16, 16 25 80, 8 16 48 60 56 560 वर्ष कुल आयु हो जाएगा छात्रों की। सभी छात्रों की कुल आयु 560 वर्ष। अब कह रहा 52 वर्षीय शिक्षक इसमें शामिल हो गए, तो पहले 560 वर्ष था और 52 वर्ष के एक शिक्षक शामिल हो गए, तो टोटल मेरा कितना हो गया? 612 वर्ष हो गया टोटल आयु छात्र और शिक्षकों का। लेकिन पहले से छात्र कितना थे? 35, और बाद में एक शामिल हो गए शिक्षक, यानी टोटल संख्या कितना हो गया? 36। तो माध्य निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे हम, तो 612 बट्टे 36, इसको डिवाइड करेंगे, यानी कि 17 वर्ष मेरा माध्य आ जाएगा एवरेज। यानी छात्र और शिक्षकों की आयु का माध्य मेरा कितना हो जाएगा? 17 वर्ष। आंसर नंबर मेरा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक उनके महत्तम समापवर्तक का 24 गुना है। उनके महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक का योग 750 है। यदि उन संख्याओं में एक संख्या 90 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो देखिए दो संख्याएं हैं जिसमें माना कि दो संख्याओं के HCF मेरा महत्तम समापवर्तक x है, तो क्वेश्चन के अनुसार LCM जो मेरा हो जाएगा क्या हो जाएगा? 24 गुना है, यानी 24x हो जाएगा। अब कह रहा है उनके महत्तम यानी HCF और LCM का योग 750 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन HCF प्लस LCM कितना है? 750, यानी HCF x है, LCM 24x है, ये दोनों का योग 750 है, यानी 25x इक्वल टू 750। अब इसको कैंसिल करेंगे, 25 3 75, यानी 30 हो जाएगा, यानी x का वैल्यू कितना हो गया? 30 हो जाएगा। तो क्वेश्चन अनुसार क्या हो जाएगा? दो संख्याओं का HCF जो हो जाएगा 30 और LCM जो हो जाएगा LCM 30 गुना 24, यानी 720। क्या हो जाएगा? 720। LCM और HCF मेरा निकल गया। अब अगला क्वेश्चन करता है, यदि उन संख्याओं में से एक संख्या 90 है तो दूसरी संख्या क्या ज्ञात है? तो क्वेश्चन के अनुसार क्या होता है? थ्योरी हमारा कहता है कि दो संख्याओं का LCM इंटू HCF इज इक्वल टू पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। हमारा थ्योरी कहता है कि दो संख्याओं का LCM और HCF का गुणनफल उन संख्याओं का पहली संख्या गुने दूसरी संख्या का होता है। तो LCM मेरा कितना है? 720 और HCF कितना है? 30। और दोनों संख्याओं में पहली संख्या उन संख्याओं में एक दिया है, यानी पहली संख्या 90 दिया हुआ है, दूसरी संख्या हम कुछ भी मान लेते हैं, B मान लेते हैं, दूसरी संख्या B। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 30 × 90 और 3 से काटेंगे 720 को, तो ये हो जाएगा 240, यानी दूसरी संख्या B इक्वल टू 240। 240 मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो आंसर मेरा ए नंबर आंसर हो जाएगा 240। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन मेरा। क्वेश्चन नंबर 17, एशिया का सबसे बड़ा उद्यान
इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप उद्यान किस शहर में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा श्रीनगर। यह कहाँ स्थित है? श्रीनगर में। यह इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप उद्यान को, इसका पूर्व नाम क्या है? सिराज। इसको सिराज के भी नाम से जाना जाता है। यह श्रीनगर में स्थित है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, 100 और 1000 के बीच आने वाली ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 11 से संपूर्ण तौर पर विभाज्य है? यानी 100 के बाद और 1000 से पहले। तो 100 के बाद कौन सी संख्या है जो 11 से डिविजिबल होता है? तो 100 के बाद सीधे 110 जो होता है मेरा, वो 11 से डिविजिबल होता है। 110, फिर इसमें 11 जोड़ेंगे, 121, 132, 143, ऐसा ही डैश 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 डैश, और 1000 से जस्ट नीचे 990 मेरा 11 से डिविजिबल है। यानी जितनी संख्याएं होगी यही इसी का नंबर पूछ रहा है जो 11 से डिविजिबल होगी। तो इसको काउंट करेंगे तो बहुत देर लग जाएगा। तो चलिए हम फॉर्मूले पे निकालते हैं। चूँकि टीएन टर्म यानी लास्ट टर्म होता है ए यानी फर्स्ट टर्म माइनस प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी क्या है? सबका कॉमन डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस तो मेरा 11 ही है। अब इसको वैल्यू पुट कर देंगे। टीएन टर्म यानी लास्ट टर्म क्या है? 990। तो 990 इज इक्वल टू ए फर्स्ट टर्म यानी 110 प्लस एन माइनस 1। एन का वैल्यू निकालना है हमें। डी कॉमन डिफरेंस हो गया। कॉमन डिफरेंस यानी 11, सबके पीछे 11 का डिफरेंस है, इंटू 11। अब इसी को सॉल्व करेंगे। ये 110 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा इसमें से, तो ये 110 घटेगा तो 880 हो जाएगा, इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 11। अब ये आ जाएगा तो भागा में आ जाएगा। 11 से कट आउट करते हैं तो 11 से कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 11 8 88, 80 बार में। यानी मेरा क्या हो जाएगा? n माइनस 1 इज इक्वल टू 80। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 80, ये जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो n इज इक्वल टू 80 प्लस 1 यानी 81 टर्म मेरा आएगा टोटल। यानी आंसर क्या हो जाएगा मेरा? 81। आंसर मेरा 81 आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, राम सागर और भरत राम 10:13 के अनुपात में निवेश करके एक साझेदारी करते हैं। राम सागर और भरत राम 10:13 के अनुपात में निवेश करके एक साझेदारी करते हैं। 8050 के लाभ में से भरत राम का हिस्सा क्या है? देखिए, कुछ शेयर वो साझेदारी करते हैं, इसमें दिन फिक्स नहीं है, यानी केवल रेशियो वो पैसे की साझेदारी करते हैं। यानी राम और भरत क्या है? 10:13 के रेशियो में साझेदारी करते हैं। कुल लाभ होता है 8050 रुपया। यानी निवेश का रेशियो जो होगा 10:13 है। यानी टोटल निवेश जो हो गया, मान लें कि राम 10x शेयर साझेदारी करता है, भरत 13x, तो टोटल निवेश हो गया 23x और टोटल लाभ हो गया 8050 रुपया। तो x का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा मेरा। x का वैल्यू कट करेंगे तो मेरा आ जाएगा 350 रुपया। 350 रुपया। चूँकि राम 10 हिस्सा लगाया है तो उसे 10 हिस्सा लेना पड़ेगा। तो 10 गुने 350 राम का हिस्सा होगा और भरत का जो हिस्सा होगा वो होगा 13 हिस्सा, 13 गुने 350। अब ये दोनों को निकालेंगे, राम का और भरत का। पूछ रहा है किसका? भरत राम का। हमें तो भरत राम का 350 गुना 13 मल्टीप्लाई करेंगे, 0 13 5 65, 6 13 39, 6 45, यानी 4550 रुपया मेरा केवल किसका होगा? भरत राम का होगा।
और राम सागर का निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3500 रुपया टोटल। यानी भरत राम का हिस्सा कितना हो जाएगा 4550 रुपये, 4550 रुपया आंसर आया समझ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है मेरा कि 4 मानवीय अंगों के नाम दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से समान है और एक असंगत यानी डिफरेंट है। असंगत का चयन करें। वो कौन सा डिफरेंट है इसमें से, उसका चयन करें। आँख, बाल, कान, नाक। तो ये आँख, कान और नाक मानव शरीर की ज्ञानेंद्रियां हैं। बाल ज्ञानेंद्रियां नहीं है, तो यही मेरा डिफरेंट है। आंसर कौन सा हो जाएगा मेरा, हेयर, बाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन का भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का पूर्व नाम क्या है। तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का पूर्व नाम जो है परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान ट्राम्बे। उसी का पूर्व नाम क्या है, परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान ट्राम्बे। आंसर नंबर मेरा सी हो जाएगा। क्योंकि परमाणु ऊर्जा संस्थान का नाम बदलकर 12 जनवरी 1967 में नाम बदल दिया गया। और नाम बदलकर क्या कर दिया गया, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र रख दिया गया। यानी आंसर क्या हो जाएगा, सी। अब क्वेश्चन नंबर 22 को देख। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे लंबा पेड़ है। तो दुनिया का सबसे लंबा पेड़ कौन सा है इनमें से, रेडवुड। आंसर मेरा ए हो जाएगा। रेडवुड जो है औसतः 115 मीटर ऊंचा होता है। 115 मीटर ऊंचा होता है। ये दुनिया का सबसे लंबा पेड़ है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है। दिए गए पैटर्न का नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर मेरा 23, दिए गए पैटर्न का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में से उन संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह व्हाट के स्थान पे आएगा। यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो एक पैटर्न है जो सब में हमको देखना है। चलिए हम पहले में देखते हैं। इसमें देखते हैं, देखिए 11 के बाद 13 2 प्लस हो रहा है, फिर 13 से 15 2 प्लस हो रहा है, 15 से 17 प्लस 2 हो रहा है, 17 से 19 प्लस 2 हो रहा है, 19 से 21 प्लस 2 हो रहा है। उसी प्रकार इसमें देखेंगे 34 से 37 प्लस 3 हो रहा है, 37 से 40 प्लस 3 हो रहा है, 40 से 43 3 प्लस 3 प्लस 3। यानी इसमें 2 प्लस हो रहा है, इसमें 3 हो रहा है। अब चौथा में देखते हैं। चौथा में देखिए 69 के बाद 73, इसमें 4 प्लस हो रहा है, तो इसमें भी 4 प्लस होगा, तो इसमें भी अगला 4 प्लस होगा। यानी 77 में 4 जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 81। यानी प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आ जाएगा मेरा 81। बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने 2005 में कंप्यूटर बनाना बंद कर दिया। तो इसका आंसर हो जाएगा IBM। IBM यानी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इस कंपनी ने 2005 में कंप्यूटर को बनाना बंद कर दिया। इंटरनेशनल बिजनेस, इस कंपनी की शुरुआत 1911 में हुआ था और इसने 2005 में कंप्यूटर बनाना बंद कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं क्या है। फोर्ट्रॉन का पूर्ण रूप क्या है। क्वेश्चन नंबर 25 जो है पूछ रहा है फोर्ट्रॉन का पूर्ण रूप क्या है। तो फोर्ट्रॉन का पूर्ण रूप फार्मूला ट्रांसलेशन है। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सी, फार्मूला ट्रांसलेशन। अब आज इतना ही क्वेश्चन रहने देते हैं और इसके आगे अगले